साथ दे देगा। एक तरह से इस वक्त ईरान लड़ाई जीत रहा है। हम इजराइल की बात करते हैं, ये इजराइल इतना बड़ा की प्लेयर क्यों रहता है? आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि इतना छोटा सा देश ऐसा क्या है कि ये की प्लेयर रहता है? देखिए, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। हम्म। जिस तरह से जूश लोग जो हैं, यहूदी लोग हैं, जिस तरह से उनका प्रोसिक्यूशन हुआ ऑल ओवर यूरोप, बल्कि हर मुल्क में, हिंदुस्तान को छोड़कर, ये इजरायली मानते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, उनके ऊपर अत्याचार हुए इतिहास में। और इसकी अति जब आई, जब एडोल्फ हिटलर ने, नासी जर्मनी ने उनका मास एक्सटर्मिनेशन शुरू कर दिया, मास स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर उनकी किलिंग शुरू कर दी, तो उनको वहां से भागना पड़ा। और तब ये इसराइल का जन्म हुआ, क्योंकि जो कि उस वक्त एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था। फिलिस्तीन उस वक्त ब्रिटेन के अंडर था। 1948 में इसराइल का जन्म हुआ। और 1948 में, जबकि ये पूरी तरह से मुल्क बना भी नहीं था, जितने उसके आसपास के अरब ममालिक हैं, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब ने मिलकर इस पे हमला कर दिया। छोड़िए, ये सोचिए, मुल्क अभी बना भी नहीं था, थोड़े बहुत लोग, और इन्होंने इन सब मुल्कों को, अकेले इसराइल ने, उसको जो मुल्क भी नहीं बना था, पूरी तरह से मात दे दी। इसके बाद दो तीन बार फिर हमला हुआ है, 1967, आई थिंक 72, जब सारे अरब ममालिक, जो कि हर एक मुल्क उससे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा है। आप मान के चलिए, इस टाइम यहूदी पॉपुलेशन इसराइल की लगभग 80 लाख है। अरब ममालिक और जो इस्लामिक कंट्रीज जैसे पाकिस्तान इतनी दूर है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ है, उनकी जनसंख्या दुनिया में 2 बिलियन है। और ये 2 बिलियन लोग इन 80 लाख लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको अब तक हरा नहीं पाए। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण है उनका जज्बा जो है। उनको पता है कि हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इतिहास से उन्होंने सीखा है कि अगर हम हार गए तो हमें मिटा दिया जाएगा। तो जब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, तो एक जज्बा जो पैदा होता है एक कौम के अंदर, वो हम इसराइल में देखते हैं। दूसरा, उनकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं यहूदियों के। आप देखिए, नोबेल पीस प्राइजेस, इनकी पॉपुलेशन दुनिया में 1% भी नहीं है, लेकिन कम से कम 40% नोबेल प्राइजेस जो साइंस में है, वो यहूदियों ने लिए हैं। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन इनोवेट एंड दे कैन एडवांस टेक्नोलॉजी, एंड ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है इसराइल की जीत के पीछे, वो रहा है अमेरिका का हाथ। जब से इसराइल बना है, एग्जिस्टेंस में आया है, लगातार अमेरिका ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट कर रहा है। और जैसा मैंने बोला, अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। तो जो ये अमेरिका का हाथ है इसराइल के पीछे, ये भी एक बड़ा कारण है कि वो अकेला इन सबसे लड़ पा रहा है। ये बहुत पेशेंस के साथ अपने ऑपरेशंस को बहुत लंबे समय तक पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं कि ये भी कारण है? बिल्कुल, देखिए, मैंने बताया कि जज्बा जो है, तो जज्बा है तो डेडिकेशन अपने आप ही आएगा। और प्लानिंग जो उनकी है, उनकी इंटेलिजेंस है। हम्म। देखिए, आप मोसाद की बात करते हैं। अब हमने पीछे देखा था, वो पेजर अटैक देखे थे हिजबुल्लाह के राइट। ऊपर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई ऑपरेशन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी पुल ऑफ कर सकती है, लेकिन दे पुल्ड इट ऑफ। एंड और आप देखिए, अभी जैसे जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुआ है, जिसमें अली खुमैनी मारा गया, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय मोसाद इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है सही, तो आप लड़ाई लड़ने में बहुत कमजोर हो जाते हैं, कि राइट। कितनी बड़ी आपकी सैनिक शक्ति हो। तो मोसाद जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज आईडीएफ, बिकॉज आईडीएफ जो ऑपरेशंस करती है, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो उसी इंफॉर्मेशन पे करती है जो मोसाद प्रोवाइड करती है। तो मोसाद किसी भी एंगल से एक बहुत बड़ी शक्ति है इसराइल के साथ में। एंड दे आर अबव एवरीवन एल्स, आई थिंक, इन द वर्ल्ड, दे आर नंबर वन इन द वर्ल्ड। तो आप ये मानते हैं मतलब मोसाद के लिए, क्योंकि मैं अगला प्रश्न पूछने वाली थी, इसमें आप काफी कुछ आपने बताया कि इतनी छोटा सा देश है, उसकी इतनी एजेंसी है, और उसके आगे CIA भी है और बहुत भी तमाम देशों की एजेंसीज हैं। कोई दो कारण मुझे बता दीजिए क्यों ये औरों से डिफरेंट है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे बड़ा कारण है जज्बा। जब आप एक जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तब आपको खरीदा नहीं जा सकता डॉलर दे के या अमेरिकन पासपोर्ट दे के, जो कि बहुत सारे मुल्कों में, जो इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, जो एजेंट बनते हैं सीआई के, MI6 के, इनका नेटवर्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी है, साउथ एशिया में, यहाँ के लोगों को खरीदना बहुत आसान है। आप एक पासपोर्ट दीजिए कि आप अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, उनको हमने वहां सेटल कर दिया है, थोड़े डॉलर फेंकिए और खरीदना। मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई बिकाऊ है, लेकिन बहुत सारे लोग, एक बड़ी मेजोरिटी आराम से खरीदी जा सकती है, उनको एजेंट बनाया जा सकता है। ये चीज इसराइलियों पर लागू नहीं होती। वन और एक्सेप्शन हो सकता है, पर वो इतना छोटा मिलेगा कि दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत ही कम होगा।
तो जब आप किसी को खरीद नहीं सकते उस देश में, उस इलाके में, दूसरा उनका सर्वेलेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, काउंटर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई, जैसे बहुत से अरब रहते हैं वहां पर, विडविन्स रहते हैं, राइट। 20% मुसलमान रहते हैं इसराइल के अंदर, अगर वहां उनमें से कोई अगर ऐसा कुछ करने की हिमाकत करता है, तो इनका जो सर्वेलेंस है वो इतना स्ट्रांग है कि, और काउंटर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि दे विल कम टू नो अबाउट दिस। इसलिए वहां इसराइल को पेनिट्रेट करना और इस तरह की इंटेलिजेंस इसराइल के बारे में गैदर करना लगभग नामुमकिन है। ये लड़ाई इंफॉर्मेशन की है, टेक्नोलॉजी की है, इसमें रोबोटिक्स, ड्रोन, पता नहीं क्या क्या, पूरा ये कह सकते हैं कि एक वो लड़ाई है जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर डेटा सेंटर्स पर अटैक होता है तो पूरे वर्ल्ड को किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए? देखिए, ये तो ईरान बोल ही चुका है पहले। हाँ जी। ईरान ने ऑलरेडी इस चीज का वो कर दिया है कि अगर इफ दिस वॉर एक्सपैंड्स फर्दर देन दिस, देन डेटा सेंटर्स ऑफ अमेरिकन कंपनीज, देखिए सबके, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया, मेटा, बिग जितनी जायंट्स। बड़े बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस की, उन सबके डेटा सेंटर्स और बड़े बड़े ऑफिसेज इन गल्फ ममालिक में हैं। और ईरान ये चीज पहले ही बोल चुका है कि अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला होता है तो हम इनको निशाना बनाएंगे। दिस बिकम्स अ लेजिटिमेट टारगेट फॉर अस बिकॉज इट्स एन अमेरिकन टारगेट। अगर रशिया और चाइना करीब आते हैं तो आपको लगता है अमेरिका को इस बात से डर लगेगा? देखिए, रशिया और चाइना तो ऑलरेडी करीब हैं। जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसमें पूरा नेटो, अमेरिका, उनकी पूरी, चाहे वो टेक्निकल हेल्प हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे नेविगेशन हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, हर तरह से नेटो और अमेरिका इस यूक्रेन युद्ध में शामिल है, जो कि रूस के खिलाफ है। और रूस क्योंकि अभी अकेला पड़ गया है, तो चीन का उसको पूरा सपोर्ट है। चाहे वो जमीन पे सैनिक ना उतारे, लेकिन बाकी चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे सप्लाई चेन्स में हो, पूरा पूरा सपोर्ट उसको चीन से मिल रहा है। तो चीन और रूस तो एक हाथ में इकट्ठे हैं ही। लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान की इन दोनों देशों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की संधियां हैं, चीन से भी और रूस से भी। और जब ये युद्ध फैलता है, इफ दिस गेट्स एनलार्ज नाउ, विच इट इज लाइकली टू, बिकॉज आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि इजिप्ट ने भी एक, उनके बड़े पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हुतीस, बबल मंदाब, जो कि रेड सी के अंदर घुसने का इलाका है, इंडियन ओशन से बहुत छोटा है, सेम लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। अगर हुती उसको रोकते हैं और शिपिंग को वहां अफेक्ट करते हैं, वो हमारे नेशनल अर्निंग्स को, स्वेज कैनाल के थ्रू जो जाता है, उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा, और हम इसके मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते। तो लग रहा है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स निकालता, उतारता है जमीन पर, और ये युद्ध बढ़ता है आगे, तो ये बहुत फैलेगा, और किसी ना किसी स्टेज पर अमेरिका और रूस और करीब आएंगे, और वो ईरान को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कितना करेंगे ये वक्त बताएगा। भारतीय सेना पर मैं बात करना चाहूंगी कि वर्ल्ड मैप पर आप भारतीय सेना को कहां पर देखते हैं, उनकी ताकत क्या है? क्योंकि आप बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, आपने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, तो आप उन्हें कहां देखते हैं? क्या इजराइल की तरह हमारी भारतीय सेना की महिलाएं भी उस जगह पर खड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं उन मोर्चों पर? देखिए, मैं आपके सवाल को दो हिस्सों में लूंगा। पहले भारतीय सेना, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना सेना दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, दुनिया की टॉप आर्मीज में से एक है। आई शुड नॉट से जस्ट आर्मी, आई मीन भारतीय सेना, जो जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हैं। और ये हमारी कैपेबिलिटी हमने कई बार दिखाई है। और जैसे ऑप सिंदूर हुआ, जिसमें कि एकदम से ये हुआ था। इसके अलावा आप कुछ भी लीजिए, चाइना इतना रिस्ट्रेंट दिखाता है, नहीं कोई बात बड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास है हमारी सैन्य शक्ति का। और हमारी सैन्य शक्ति लगातार इंप्रूव हो रही है, कि जिस तरह से खासकर ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त मोदी जी की, और पिछले 11-12 साल में जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन उन्होंने लिया है, स्लो पेस है लेकिन फिर भी बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो हम कहीं ना कहीं वी आर अपस्विंग, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और पूरी दुनिया इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। जहां तक दूसरा सवाल है महिलाओं का, महिलाएं देखिए बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं हमारी हर चीज में, इंक्लूडिंग इन द आर्मी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो सिग्नल्स हो, और खासकर आर्मी मेडिकल कोर, उसमें तो आप माने 30% हमारी महिलाएं हैं। आर्मी नर्सिंग सर्विसेज 90%, ऑलमोस्ट 100% महिलाएं हैं। तो महिलाओं का जो योगदान है हिंदुस्तानी फौज में, वो बहुत अहम है। और उसमें भी हमने देखा है कि चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, उन्होंने एक बहुत अहम किरदार निभाया है। मे बी नॉट सो मच इन द फाइटिंग फोर्सेस, बट इन लॉजिस्टिक्स, इन सपोर्टिंग आर्म्स। इस पूरी लड़ाई में आपको सबसे बड़ा लूजर क्यों, कौन दिखाई दे रहा है? इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा लूजर यूरोप की क्या स्थिति, मतलब क्या फेस करने वाला है, वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपका इशारा बिल्कुल सही है।
इस लड़ाई में सबसे बड़ा लूजर यूरोप है। प्राइसेस ऑफ एनर्जी, गैस हैव ऑलरेडी शॉट अप इन यूरोप। हर चीज के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। उन्होंने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं बाय गोइंग ग्रीन टोटली। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैव शट डाउन देयर कोल बेस्ड प्लांट्स, देयर न्यूक्लियर प्लांट्स फॉर एनर्जी। फिर जो उनका सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर था रूस, जिससे लगभग 70% गैस आती थी पूरे यूरोप की, उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, उसका बॉयकॉट करके उसे बैन लगा के उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है अभी कि अगले साल 2027 तक हम बिल्कुल जीरो इंपोर्ट करेंगे रूस से। अगर आप रूस से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कोल यूज नहीं कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं अमेरिका के ऊपर। और ये जो जीसीसी के मुल्क हैं, जो अरब ममालिक हैं जहां तेल पैदा होता है, ओपेक वाले, आप इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी ईरान ने इनको काट दिया है। और फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं आपको, 80%, 80 से 90% बल्कि जो गैस इंपोर्ट होती है अभी यूरोप में रूस से, अपना वो काट देने के बाद, वो आती है बहरीन और कतर से। आई थिंक सर बहरीन से। और उस पे ईरान ऑलरेडी हमला कर चुका है। दे हैव डिक्लेयर्ड फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि भाई ये एक नेचुरल कुछ कैलेमिटी हुई है या ऐसी जो हम इस पे हमला हुआ है वो हमारे बस से बाहर है, और हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकते, हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सप्लाई करना भी चाहें तो सारी सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आनी है, जिसको इस वक्त ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ईरान अभी इसके बंद करने के बाद यूरोप तो मारा गया ना, उसको रूस से गैस मिल सकती है, खुद उसने अपने पावर प्लांट बंद कर दिए हैं, अभी गल्फ ममालिक से गैस पहुंच नहीं सकती। तो जो इंडस्ट्री है यूरोप की, इन्फ्लेशन है, एवरीथिंग इज सफरिंग। एंड इफ दिस वॉर कंटिन्यूज लिटिल लॉन्गर, यूरोप विल सफर इवन मोर। सो आई थिंक बिकॉज वॉर एज आई सेड इज फॉट ऑन वेरियस फ्रंट्स, एंड इकोनॉमिक फ्रंट उसका एक बहुत अहम हिस्सा है खासकर इस लड़ाई में। और उस फ्रंट पर जो सबसे बड़ा लूजर होगा इस वॉर का वो यूरोप होगा। क्या इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान है? देखिए, सीधे तौर पर इसराइल के निशाने पर पाकिस्तान नहीं है इस वक्त। इसराइल का जो सबसे बड़ा एम है वो ईरान को नेस्ते नाबूद करना है। ईरान की कोई भी मिलिट्री कैपेबिलिटी और कोई भी उसकी मिसाइल बनाने की या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता है। तो पूरा फोकस इस वक्त इसराइल का ईरान के ऊपर है। अगर हम ये मान के चलें कि किसी तरह से अमेरिका और इसराइल ईरान को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं और वहां की रिजीम चेंज कर देते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट को वहां इंस्टॉल कर देते हैं जिसको हम आमतौर पे पपेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं, जो हर बात इसराइल और अमेरिका की मानेगी, उसके बाद नेचुरल है, जाहिर सी बात है कि इसराइल का अगला जो टारगेट होगा वो मुस्लिम ममालिक होगा या वो मुस्लिम मुल्क होगा जिसके ऊपर, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और वो एक ही मुल्क है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी कई बार, पाकिस्तान ने अब तक इसराइल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल। और जब ये धार्मिक उन्माद की, जो रिलीजियस फैनेटिक्स की जो रैलियां निकलती हैं पाकिस्तान के अंदर कभी भी छोटी छोटी बातों पर दुनिया में, तो उनमें डेथ टू इसराइल इज ऑलवेज चैंटेड। तो इसराइल इसी को समझता है कि अगर कोई इस्लामिस्ट गवर्नमेंट वहां आती है पाकिस्तान के अंदर विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स लाइक दिस, इट विल बिकम अगेन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इसराइल। सो जाहिर सी बात है कि अगर ईरान को वो नेस्तनाबूद कर देते हैं तो अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। इस युद्ध ने भारत को क्या सिखाया है? अगर आप इस पूरे युद्ध को देख रहे हैं तो इस युद्ध ने भारत को क्या सिखाया है? देखिए, मैं एज अ एक्स फौजी, एक्स इन्फेंट्री मैन,